हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग गैब्रियल इंडिया स्टॉक पे बात करेंगे। लिमिटेड कंपनी है जो आनंद ग्रुप की कंपनी है और एक अच्छा रिटर्न दे रही है। 905 रुपये का प्राइस चल रहा है, 950 रुपये का प्राइस चल रहा है। आज के दिनों में 2% की गिरावट देखने को मिली है, बट इससे घबराना नहीं है। ये स्टॉक करीब 1.5 गुना हो चुका है। 50% का ग्रोथ इसमें देखने को मिल रहा है। तो अब सीधा पॉइंट पे आते हैं, कहाँ ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं गैब्रियल इंडिया के चार्ट पे आ गया। ये भी प्राइस 600 रुपये पे आपको दिख रही थी। ये 6 दिन पहले का पोजीशन है। अब यहाँ से प्राइस ने जंप लिया है सीधा। ये पोजीशन आपको दिख रहा है करीब 1000 रुपये के आसपास पे, यानी 400 450 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ डायरेक्ट देखने को मिल रही है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, न्यूज़ के थ्रू क्या हो रहा है, मैं वो नहीं देखना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ देखो स्टॉक के अंदर कैसा है, जिसने रखा है पोजीशन रखना है या इसको ले सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये है कि इसका एनालिसिस करेंगे इतनी प्राइस भागने की क्या वजह है, इसकी क्या स्टॉक बहुत अच्छा हो चुका है क्या। इसको बिजनेस को अगर समझे तो ये गैब्रियल इंडिया लिमिटेड पार्ट ऑफ द आनंद ग्रुप कंपनी है, ठीक है। लेकिन ये OEM कंपोनेंट में सेगमेंट में काम करती है और ये एक्सपोर्ट करती है। 500 मॉडल्स ऑफ द राइट कंट्रोल प्रोडक्ट इंक्लूडेड द शॉक एब्जॉर्बर, फ्रंट फॉक एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ये इनका पोजीशन है। कंपनी का पोजीशन दिख रहा है 2 व्हीलर 3 व्हीलर में एक पेनिट्रेशन है। ये 2090 की कंपनी है और ये पैसेंजर कार में भी इनका पोजीशन है। अब ये कंपोनेंट में क्या क्या बनाती है उसकी डिटेल देखेंगे। ये व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, रेलवेज में इनका कंसंट्रेशन है। सबसे मेजर पॉइंट क्या है, ये एक मार्केट लीडर है इंडिया का 89% मार्केट के साथ में। कौन से प्रोडक्ट में? राजधानी शताब्दी कोचेस के LHB यानी वंदे भारत के कोचेस के बारे में। और ये कौन सा कंपोनेंट बनाती है? डेवलपिंग डैम्फर ऑफ द राजधानी शताब्दी, डैम्फर बनाती है। तो इनका तो मॉट यहाँ पे ही आ गया, चूँकि स्पेशल काम कर रही है। इस कोच में मार्केट शेयर 89% लेके चल रही है। देन रेवेन्यू बात करें, इनके रेवेन्यू कहाँ से आ रही है, तो 2 से 3 व्हीलर में 61% से रेवेन्यू आ रही है। पैसेंजर व्हीकल से 24% की रेवेन्यू आ रही है। एंड कमर्शियल व्हीकल रेलवे से 13% की रेवेन्यू आ रही है, जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि स्पेशल 89% मार्केट शेयर, यानी 30% बिजनेस इनका ऐसा है जो कि स्पेशल बिजनेस कर रही है। और उस जिस सेक्टर में कर रही है वो रेलवेज़ में, और रेलवेज़ में वो जो पार्ट पे काम कर रही है वो 89% है। तो उससे 13% का रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा इसमें पेनिट्रेशन नहीं है। एंड ट्रेडिंग 2% की कर रही है। तो ओवरऑल बात करें कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, मिक्स रेलवे का काम कर रही है, 13% बिजनेस यहाँ पे है। तो ज़्यादातर पेनिट्रेशन 2 व्हीलर 3 व्हीलर से, एक ऑटोमोटिव बिजनेस के तौर पे इसको देख सकते हैं। चैनल मिक्स के हिसाब से क्या काम कर रही है, चैनल मिक्स OME 86% का काम है, रिप्लेसमेंट करके 12% काम है, और एक्सपोर्ट कर रही है 2%। एक्सपोर्ट में पेनिट्रेशन ज़्यादा नहीं है। OEM पे ही ये कंपनी स्टेबलाइज्ड ही है। जिस बिजनेस में काम कर रही है उसमें कितना मार्केट शेयर ली है, जिस प्रोडक्ट के से ले रही काम कर रही है, 2 से 3 व्हीलर में 32% का मार्केट शेयर है, जिसमें इसका रेवेन्यू 60% के आसपास जो आ रहा है। पैसेंजर व्हीकल में 24% का मार्केट शेयर पकड़ के रखी हुई है। एंड टोटल यूटिलिटी व्हीकल्स में अगर देखेंगे तो 35%। एंड कमर्शियल व्हीकल और रेलवेज में देखेंगे तो जिस प्रोडक्ट पे काम करी वो 89% मार्केट शेयर पकड़ के बैठी हुई। तो कह सकते हैं कि ये रेवेन्यू का मेन पोजीशन है 2 से 3 व्हीलर, और यहाँ पे इनका मोट आता हुआ दिख रहा है, यानी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे दिख रहा है। एंड आफ्टर मार्केट पोजीशन 40% का दिख रहा है। इस मॉडल के थ्रू ये कंपनी कुछ मिनटों के रिव्यू में अच्छी दिखती रही है और जिनका डाइवर्सिफिकेशन अच्छा दिख रहा है। फंडामेंटल व्यू पे आते हैं। मार्केट कैप 13,701 करोड़ का काम कर रहा है इनका। करंट प्राइस 950 रुपये की चल रही है। प्राइस का लो है 387 रुपीज़ से लेकर के 1000 रुपये के आसपास जा चुका है, यानी यूँ कहें कि ये लो प्राइस से 3 टाइम्स बढ़ चुका है यहाँ पे। एंड P 64 की चल रही है, जो मुझे ज़्यादा दिख रहा है P ऑटोमोबाइल कंपनी एज ए कंपनी। प्राइस बुक वैल्यू 80 रुपये के हिसाब से है, तो 80 रुपये के हिसाब से अभी 900 रुपये चल रहा है। तो करीब करीब बोल सकते हैं 10 गुना से ऊपर बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.42 का है, तो ठीक ठाक डिविडेंड दे रही है मोटा मोटी। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.4 का है, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 19 का। तो ये दोनों रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो अच्छा निकाल के ला रही है। देन स्टॉक के फेस वैल्यू की बात करें तो 10 के 1 के फेस वैल्यू पे चल रही है, और EPS अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 14.8 का निकाल रही है। PEG रेशियो 3.9 का थी। अगेन मैं कह रहा हूँ कि P ज़्यादा था, PEG भी इन पे ज़्यादा है, तो EPS ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, और जिसके कारण देखिए PEG भी 1 से ऊपर बढ़ के आ रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं PE का पोजीशन तो बहुत ज़्यादा PE मार्केट इसको दे रहा है। इसके 2 कारण हैं, बहुत हाई एंड जॉब कर रहा हो, अदरवाइज़ इनके प्राइस बहुत भाग चुके हो। तो प्राइस भाग गया है, बहुत
ट्रबल किया है बहुत कम समय में, इस कारण से पी इनका बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इंडस्ट्री के एवरेज पी देखेंगे तो 28 का है, तो इंडस्ट्री एवरेज से करीब 2 गुना पे ट्रेड कर रहा है। ईपीएस ग्रोथ 5 सालों को भी देखें तो 20% का ग्रोथ है, तो 20% का ग्रोथ को इंडस्ट्री का दुगना पी मिलना एक थोड़ा सा यहाँ कंसर्न है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से ये वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं दिख रहा है। एंटरप्राइजेस वैल्यू एंड इबिटा का रेशियो देखो, ये भी 38.8 का है, तो यहाँ भी देख सकते हैं ये भी कह रहा है कि हाई वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। देन क्वार्टरली परफॉर्मेंस के ईयर ऑन ईयर पे प्रॉफिट ग्रोथ देखिए क्वार्टरली पे तो 2.54 का प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ 8.41 का, तो फ्लैट प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ दिख रहा है। अब स्टॉक के इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें, वैल्यूएशन पैरामीटर पे 241 रुपये का इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है। अगर देखेंगे तो 4 गुना इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रही है। ग्राहम नंबर 163 का बता रहा है, तो ग्राहम नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 5 से 6 गुना के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ सकते हैं वैल्यूएशन मैट्रिक्स जितने भी आ रहे हैं तो सबसे बोल सकते हैं कि हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड करंट रेशियो पे देखेंगे तो और क्विक रेशियो अच्छा निकाल के ला रही है, 1.97 का 1.50 का, तो 1 से 1.5 के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे बैलेंस शीट इनकी ठीक ठाक देख रही है। एंड इंटरेस्ट कवरेज 70 करोड़ का दिख रहा है। 2006 से चार्ट की अगर बात करें, 2006 से इनका प्राइस का पोजीशन देखें, 2006 में इनकी प्राइस अप्रॉक्सीमेट करीब 8 रुपये हुआ करती थी, जो अभी करीब 800 के ऊपर यानी 900 के ऊपर जा रही है 2006 से 2016 यानी 10-20 सालों के अंदर में। तो ये प्राइस मूवमेंट इनका अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो डेट फ्री कंपनी है ये कि डिविडेंड अच्छा गुड डिलीवर प्रॉफिट ग्रोथ 20% का सीएजीआर ग्रोथ दे रही है लास्ट 5 सालों को कंपैरिजन करेंगे। बस अभी रिसेंट क्वार्टर के हिसाब से अगर वाई बेसिस पे देख रहे हैं तो प्रॉफिट और सेल ग्रोथ मुझे तो नहीं दिख रहा है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेन हेल्थी डिविडेंड पे आउट 30 का मेंटेन कर रही है और यील्ड भी इनका अच्छा है 0.42 का है। तो कह सकते हैं कि प्रॉफिट के हिसाब से डिविडेंड ये दे रही है यहाँ पे। सबसे बड़ा कंसर्न क्या है इसमें, तो ये कंपनी 11 या 12 के टाइम बुक वैल्यू के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है 12 गुना पे। देन इसका कंपैरिजन मैट्रिक्स को देखें तो मेन कॉम्पिटिटर इनके जिनके बिजनेस मॉडल के हिसाब से आते हैं, बॉस है, यूनिमिंडा है, मदरसन सुमी है, संवर्धन मदरसन सुमी मदरसन है। तो यहाँ से कंपैरिजन करें हम अगर, तो इनकी पीक पे जाए मार्केट कैप के हिसाब से ठीक है, 13,000 का मार्केट कैप है, ये 10,000 के आसपास का मार्केट कैप है, 13,000 का है, ये 1 लाख का मार्केट कैप है संवर्धन का। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा P64 के पी पे ट्रेड कर रहा है। और अदर में देखा जाए तो यूनाइटेड मिंडा भी 67 के पी पे ट्रेड कर रहा है, बॉस 50 के पी पे ट्रेड कर रहा है, संवर्धन मदर सुमी का 28 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो पी के मामले में थोड़ा सा बढ़ता दिख रहा है कि एवरेज जो पी है इंडस्ट्री का 28 है, जो कि 64 के पी पे, एक वैल्यूएशन पॉइंट से हो गया। पीजी पे भी देखेंगे तो कोई 3.19 के पीजी पे नहीं है, कुछ कंपनियां हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट है 5 के पीजी पे है। तो पीजी पे थोड़ा सा हाई आ रहा है, 1 के नीचे होना चाहिए था। आरओई इस हिसाब से देखेंगे तो 19 का आरओई निकाल के ला रही है। बाकी सब कंपनियाँ 15-19 और संवर्धन बॉस 15 के आरओई पे निकाल रही है। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो डेट इनके पास में कुछ भी नहीं है और सब कंपनियां पे 0.59 की डेट दिख रही है। बुक वैल्यू के 11 पे बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो यूनस मिंडा भी 11 पे ट्रेड कर रहा है। तो 11 के बुक वैल्यू ठीक ठाक बोल सकते हैं नहीं, लेकिन ऊपर है, हाई वैल्यू पे बुक वैल्यू पे चल रहा है। एंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे, संवर्धन का, बॉस का, यूनाइट मिंडा का 20% है, 15% है। इनका सेल्स ग्रोथ नहीं आ रहा है, 8% का सेल्स ग्रोथ, माल बेच रही है 8 से 9%। डिविडेंड यील्ड 0.42 है, ठीक ठाक है कंपेरिजनली। एंड सेल्स के हिसाब से देखेंगे तो 3,643 करोड़ का सेल्स कर रही है। तो सेल्स के मामला में थोड़ा पीछे, अगर मार्केट कैप टू सेल्स अगर देखेंगे तो 13,000 के हिसाब से 3,000, तो मार्केट कैप टू सेल्स 4 या 4.5 का निकल के आ रहा। तो यहाँ अपने मार्केट कैप के अकॉर्डिंग तो सेल्स ये ठीक ठाक कर रही है, वहाँ नहीं बोल सकते। लेकिन अभी ईयर 8 से 9% का सेल्स थोड़ा कम मुझे दिख रहा है। पब्लिक होल्डिंग का पोजीशन देखें तो 25% का पब्लिक होल्डिंग है, तो 25% का पब्लिक होल्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है आरओसी देखें तो 26 का आरओसी निकाल के ला रही है, तो आरओसी 26 का थोड़ा बढ़िया हम बोल सकते हैं यहाँ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट को देखें, बॉस का आरओसी 21 का है, संवर्धन का 13 का आरओसी है, यूनोमिंडा का 18 का आरओसी है। तो इस आरओसी को कंपेरिजन में आरओसी में लीड करता हुआ दिख रहा है। 1 ईयर के रिटर्न की बात करें जो कि सरप्राइजली है, जिसके कारण ये हाई ट्रेंडिंग जोन में है। 1 ईयर का रिटर्न 96% का, जो मैंने कहा कि रिटर्न इनका अच्छा निकल रहा है अभी। और बाकी सभी जो भी ऑटोमोबाइल डिस्नरीज कंपनियाँ सब नेगेटिव रिटर्न में दे रही हो, चाहे बॉस भी हो, चाहे यूनाइटेड मिंडा हो, या भारत फोर्ज जो 21% का नेगेटिव रिटर्न है, चाहे ट्यूब इन्वेस्टमेंट हो, तो एक अच्छी कंपनी है जो भी 29% का नेगेटिव रिटर्न दे रही है। तो उस मामलों में ये प्राइस बहुत चल चुका है इन स्टॉक का। एंड ईवी टू इविटा का रेशियो देखेंगे तो 38 का है, तो ईवी टू इविटा आपको यूनो मिंडा से भी ऊपर इनका निकल करके आ रहा है।
एंड प्रॉफिट ग्रोथ क्वार्टरली वाई एन वाई बेसिस पे प्रॉफिट देखेंगे तो 2% का प्रॉफिट ग्रोथ है और सभी कंपनियों का प्रॉफिट ग्रोथ में भी प्रॉब्लम है। तो ये कह सकते हैं कि ये स्टेबल 8-9% की जो प्रॉफिट है ये दे रही है और एक पॉजिटिव में बना है, जिसके कारण स्टॉक इसका चलता हुआ दिख रहा है। रिजल्ट इनके बैक टू बैक अच्छे दिख रहे हैं। और देखिए संवर्धन का रिजल्ट में प्रॉफिट में 23% का नेगेटिव ग्रोथ है, बॉस में 1% का नेगेटिव ग्रोथ है, यूनिट मिंडा में 1% का नेगेटिव ग्रोथ है, और कुछ कंपनियों में देख सकते हैं भारत फोर्ज में 22% का पॉजिटिव तो है, एक अच्छी चीज़ है। एंड ट्यूब इन्वेस्टमेंट में 75% का नेगेटिव ग्रोथ है। तो इस हिसाब से ऑन एन एवरेज कंपैरिजन में ये ठीक ठाक निकलते हुए दिख रहा है, सिर्फ वैल्यूएशन मैट्रिक्स में ये बीट कर रही है। अब सीधे बैलेंस शीट के पोजीशन में देखिए, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में 2022 का डेटा और 2025 के डेटा में सेल्स ग्रोथ क्या आ रहा है। तो जो मुझे सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है 18% और ये 8%। तो सेल्स ग्रोथ में तो गिरावट तो हुई है, प्राइस में बढ़ोतरी है, बट सेल्स ग्रोथ यहाँ पे गिरा है। तो किस हिसाब से गिरा है, 13%, 7%, 16%। तो मोटा मोटी देखें तो नेगेटिव नहीं है, सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है, 8 से 9% का पॉजिटिव बना के रखिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है भाई, 8 से 9% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो अभी तक सभी पॉजिटिव में बना हुआ। तो 8-9% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका निकल के आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं निकल रहा है। लोएस्ट देखें तो 7 है और ये अभी 6 है, और हाईएस्ट देखें तो 9 है। देन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात करें और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ क्या है, तो नेट प्रॉफिट में देखें तो 3%, 26%, 13%, 20%। तो अभी देखेंगे तो नेगेटिव ग्रोथ सिर्फ 2022 में मुझे दिखी है, मार्च 2022 में, और अभी के सेशन में देखा जाए तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ 3% का पॉजिटिव है। लास्ट ईयर में क्वार्टर में देखा जाए तो 26% का प्रॉफिट ग्रोथ था, जो अच्छा हुआ करता था। ईपीएस क्या कर रही है, तो ईपीएस अभी देख रहे हैं तो क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से फ्लैट 3.74 का ईपीएस है, 3.74, 3.67, 67। तो ईपीएस में ग्रोथ तो दिख रहा है 1.86 से लेकर 3.76 का ईपीएस में ग्रोथ ये ओवरऑल करता हुआ दिख रही है। सेल्स ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ 10%, 14%, 16%, 9%। तो सेल ग्रोथ ठीक ठाक है। प्रॉफिट ग्रोथ में कोई नेगेटिव डेटा मुझे नहीं दिख रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी 10 सालों का दिखे, 13%, 20%, 33%, 15%। प्राइस का ग्रोथ देखेंगे, सीएजीआर प्राइस का रिटर्न 29%, 59%, 93% और 97% एक साल का आ रहा है। तो ये सीजीआर ग्रोथ कंसिस्टेंसी है और इसमें पॉजिटिव है। सबसे बड़ा चीज़, इसमें रिटर्न पॉजिटिव हमेशा आता हुआ दिख रहा है, और ये पॉजिटिव रिजल्ट का है। आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, आरओई इनका स्टेबल है 17, 16, 19, 20। तो ये 16 से लेकर 19 के आरओई को मेंटेन करके रखिए, जिसके कारण वो प्रॉफिट भी निकाल रही है, और ये बोल सकते हैं कि इफिशिएंसी इन कंपनियों की अच्छी है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो प्रमोटर 55% है, एफआईज 5% है, डीआईज 14% है, पब्लिक 25% है। कब के हिसाब से, तो मार्च 25 के अकॉर्डिंग। तो ये एक स्टेबल डेटा दिखता है कि प्रमोटर भी बीच बीच में बना हुआ है, और एफआईज डीआईज दोनों ये स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं, और पब्लिक 25% है। तो 55% कांस्टेंट बना हुआ 2022 जुलाई से, और अभी तक में मार्च 25 में 55%। एफआईज ने क्या किया है, 1.38% से 5% है। एफआईज धीरे धीरे करके बढ़ाई है लास्ट 3 सालों में, और डीआईज ने क्या किया है, 9% से ग्रोथ करके 14% पे आई है, धीरे धीरे पॉजिटिव ऐड करते हुए आई है, कंसिस्टेंट धीरे धीरे ऐड की इन्होंने पॉजिटिव। पब्लिक यहाँ क्या कर रही है, पब्लिक 34% से गिर के 25% है, यानी पब्लिक ये स्टॉक से निकल रही है। उनका काम लगता है पब्लिक का हो गया, और ये स्टॉक से निकल रही है। तो यहाँ पर जो निकल रही है तो जा रहा है स्टॉक क्वांटिटी एफआईएस डीआईज के पास। तो मार्क करने वाला पॉइंट ये है, पब्लिक का यहाँ काम हो चुका है, और एफआईएस डीआईज का रुझान इस स्टॉक के ऊपर है। तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या कर रही है, और एफआईएस डीआईज क्यों ले रहे हैं, कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स देखेंगे तो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स एक अच्छी चीज़ बोलिए, आप बताइए अच्छी चीज़ की नहीं। 1,40,849 नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स है, और अब ये गिर कर करके 1,40,481, यानी 500, 300, 400 नंबर्स गिरे हैं। तो एक हमारे हिसाब से एक अच्छी चीज़ है। रिटेल का पार्टिसिपेशन कम हुआ है, जो कि दिख भी रहा है यहाँ पार्टिसिपेशन कम होते हुए। एब्रिल इंडिया हमारे एजुकेशनल वीडियो के हिसाब से ये अच्छा साबित होता हुआ दिख रहा है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तेज़ भाग चुकी हुई है, ओवर वैल्यूड हो चुकी है। हम बोल सकते हैं कि पी भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आप लोग इसको स्टडी कर सकते हैं, और ये देखने का विषय है कि क्यों भाग रहा है, और आपको अगर पोजीशन बनानी है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क कीजिए, और इसको स्टडी के तौर पे, एजुकेशन के तौर पे इस चीज़ को वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।